तरफ कर दिया, डबल नहीं हो रहा, सिंगल में जा रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं संदीप गिल। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे एनिमल का। जो मैंने पीछे डायरेक्ट स्लाइड पे बताए थे उनको मैं पीडीएफ फॉर्म में लेके आऊँ और दोबारा से आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। और इससे पहले मैं बताऊंगा, कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। नाउ अपने स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, हाँ जी, तो अपने कंटिन्यू पढ़ रहे थे, किसके बारे में, काऊ के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अपने इसके बारे में थोड़ा डीपली देखते हैं कुछ। तो देखो, पहला अपने पॉइंट यही दिखा था एनिमल का, जब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था भी एनिमल का क्लासिफिकेशन। अपने वैसे तो कई बेसेज रखे थे इसके अंदर। बेसेज क्या क्या रखे थे? पहला ये रखा था कि वेट के बेस पे कितने होते हैं एनिमल। फिर अपने देखा वो फीडिंग हैबिट क्या उनकी, मतलब किस किस तरह का वो फीड खाते हैं, उसके आधार पे अपने एनिमल को डिस्क्राइब था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर अपने देखें पॉइंट ऑफ एग्जाम, व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम के थ्रू देखें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? तो वो पूछा जाता है क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द इंटरनल स्टोमक स्ट्रक्चर। भी उसकी आंतरिक जो पेट की संरचना है वो कैसी है, उस आधार पे एनिमल्स को डिवाइड किया गया था। मैंने बताया था कि 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, उसी के अंदर कौन सा आता है? काऊ। तो मैंने पहला अपने ये पढ़ेंगे कि काऊ है, तो काऊ है कौन सा एनिमल? तो कौन सा एनिमल है काऊ? रूमिनेट एनिमल है। कौन सा एनिमल है? रूमिनेट एनिमल है। ये अपने इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ चुके हैं पहले। और इसके अलावा अपने ये भी देख सकते हैं इसके जो 4 पार्ट्स होते हैं किस तरह वर्क करते हैं। तो इसके अंदर अपने देखा था कि रूमिनेट उसी को बोलेंगे जिसके स्टोमच के कितने कंपार्टमेंट होंगे? 4 कंपार्टमेंट होंगे। वो क्या कहलाएगा? रूमिनेट कहलाएगा। इसके अंदर अपने काऊ के अलावा अगर एक चीज और थोड़ा सा अंदर जाके देखें, ये रूमिनेट तो है, और आगे देखें तो किस प्रकार का रूमिनेट है? तो वैसे ये लार्ज रूमिनेट। काऊ और बफेलो किस तरह के रूमिनेट हैं? लार्ज रूमिनेट, यानी लार्ज रूमिनेट एनिमल्स हैं। अगर अपने बात करें स्मॉल एनिमल्स की तो उसके अंदर कौन सा आ जाएगा? शीप एंड गॉट। ये दोनों के कौन से आ जाएंगे? स्मॉल रूमिनेट आ जाएंगे। इससे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि रूमिनेट कहते किसे, रूमिनेट कहा किसे जाता है? उनके स्टोमक स्ट्रक्चर पे बेसिस जब अपने डिवाइडेशन पढ़ा था तो जिन एनिमल के पेट के 4 भाग होते हैं उनको रूमिनेट बोला जाता है। तो ये कौन सा होता है? रूमिनेट। या अपने हिंदी के अंदर देखें तो उसको कौन सा पशु बोला जाता है? रोमांथिक पशु बोलेंगे। अब अगला अपने देखते हैं इसके अंदर। अब अपने बात करें पॉपुलेशन की, तो हाईएस्ट जो काऊ पॉपुलेशन है इंडिया की, वैसे अगर अपने देखें वर्ल्ड के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? फर्स्ट। कौन सी रैंक है भारत की? फर्स्ट रैंक है। काऊ पॉपुलेशन में, बफेलो पॉपुलेशन में इंडिया की क्या है? फर्स्ट रैंक है। तो अगर इंडिया के अंदर देखें सबसे ज्यादा काऊ पॉपुलेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर। जो प्रेजेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन काऊ की कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अगर अपने बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा काऊ पहले आती थी उदयपुर के अंदर। 2012 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 2012 के अंदर थी। बट अगर अपने देखें अभी प्रेजेंट टाइम में, तो इसके स्थान पर कौन सा आ गया? बीकानेर। जो प्रेजेंट डाटा है वो कहाँ का है? बीकानेर का है। इसमें और थोड़ा देख लें अपने, काऊ पॉपुलेशन तो अपने पता उत्तर प्रदेश में इंडिया में सबसे ज्यादा है, और अगर वर्ल्ड में देखें तो इंडिया फर्स्ट रैंक पे। अब अपने थोड़ा बात कर लें मिल्क की। मिल्क की बात करें तो मिल्क जो टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन वर्ल्ड का कितना है? 870 मिलियन टन है। इसके अंदर अगर देखें भारत का योगदान भी, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर रैंक फर्स्ट है, और 22%। कितना है? 22%। अगर टोटल जो वर्ल्ड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसका इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर इंडिया का कितना योगदान है? तो वो है 22% के अंदर पूछे। और इंडिया का जो लेटेस्ट है मिल्क प्रोडक्शन वो कितना है? 187
7.75 मिलियन टन, 187.75 मिलियन टन क्या है टोटल इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन है, लेटेस्ट डाटा। अब इसमें देखो मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि अगर अपने इंडिया में देखें तो फर्स्ट रैंक पे कौन सा आ रहा है, यूपी, और दूसरे पे देखें तो कौन सा आ रहा है, राजस्थान। तो यूपी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करता है। कितना करता है, लगभग टोटल का 30%। दूसरे नंबर पे है राजस्थान, वो कितना कर रहा है इसके अंदर 12%, सॉरी ये 30% नहीं है 16% है, 30 मिलियन टन है इसका। ठीक है, दोबारा देख लेना, पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर मिल्क प्रोडक्शन में योगदान है तो वो यूपी का है। टोटल का कितने परसेंट कर रहा है, 16% कर रहा है। दूसरे नंबर पे कौन है, राजस्थान, जो कितना कर रहा है 12% कर रहा। तो ये तो थी काऊ पॉपुलेशन की बात। अब अपने आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर देखते हैं अपने काऊ का मैंने डिवाइडेशन बताया था कि जो काउज हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 2। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, काऊ को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, इनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। पहला देखो इसके अंदर कौन सा है, इंडियन काऊ। कौन सी काऊ है, देखो एक इंडियन काऊ और दूसरी कौन सी है, एक्सोटिक काऊ। यानी इसके अंदर अपने को अंतर कैसे पता चलेगा, अगर अपने को किसी को सीधा फिजिकली अपने वॉच कर रहे हैं, काऊ अपने सामने 2 तरह की काऊ खड़ी कर दी, एक इंडियन कर दी, एक एक्सोटिक कर दी, चलो अपने बुक के अंदर वैसे पढ़ रहे हैं वो अलग मैटर है। पर अपने को डायरेक्ट किसी ने बोल दिया कि अपने सामने से काऊ खड़ी कर दी, अपने को पता ही नहीं है भी ये काउज है, इतना पता भी काउज है, इतना अपने को बोल दे ये इंडियन, और इसमें देख के बताओ, कैसे बताओगे। तो अगर अपने फिजिकली डायरेक्ट वॉच करेंगे तो उसके अंदर क्या चीज़ अपने को देखने को मिलेगी, इसके अंदर देखना एक बार। हाँ, तो इसके अंदर जब अपने देखेंगे तो कैसे वॉच करेंगे, देखो इंडियन जो काऊ होगी उसका क्या रीजन होगा, जैसे गर्दन है मान लो, ठीक है, गर्दन से बिलो ऐसे करके कुछ उभरी हुई आपको चीज मिलेगी, ऐसे गर्दन के जस्ट पीछे कुछ उभरी हुई चीज मिलेगी। इसका मीनिंग क्या होगा, इसे क्या बोला जाता है, कुब्बड़ बोला जाता है या हम्प बोला जाता है। अगर आपके सामने कोई काऊ प्रेजेंट है तो उसमें ये देखना कि जिस काऊ के अंदर ऐसे गर्दन के जस्ट थोड़ा बाद यानी नेक के थोड़ा पीछे इसे उभरी हुई संरचना पाई जाएगी, इसको हम्प बोला जाता है। जिसमें ये प्रेजेंट होगा वो कौन सी काऊ होगी, इंडियन काऊ होगी। दूसरी देखना विदेशी काऊ मोस्टली आपको मिल जाएगी, थोड़ा देखना ब्लैक से कलर की होगी, लंबाई ज़्यादा होगी, और ऊपर क्या ना वाइट कलर के उसके पेचेज या धब्बे पाए जाएंगे। वो मोस्टली होलिस्टन फ्रीजियन होती है, विदेशी नस्ल, जिसको नॉर्मल भाषा में अपने अमेरिकन गाय कुछ ऐसा बोल देते हैं। उसमें देखना आप लोग वॉच करना कि उसके अंदर जो हम्प होगा ना वो तो बिल्कुल थोड़ा सा होगा या फिर होगा नहीं, वैसे मतलब एकदम प्लेन हो गया, फ्लैट होगी इसकी। तो ऐसी जो ब्रीड होगी या ऐसी जो काऊ अपने को मिलेगी उसे कौन सी बोली जाएगी, एक्सोटिक काऊ बोला जाएगा। अब देखिए इसके अंदर ये जो काऊ है कुब्बड़ सहित, यानी जिसमें कुब्बड़ या हम्प प्रेजेंट होगा वो कौन सी होगी, इंडियन काऊ। पहला इसका करैक्टर ये। दूसरा, कई बार क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है वो उस पर डिस्कस करते हैं कि आपको दे दिया जाएगा जिब्बू काऊ का साइंटिफिक नेम। अपने देखा ही नहीं है भी जिब्बू का 2 ही पैटर्न पड़े हुए हैं, या तो पड़ा हुआ है कि इंडियन काऊ का साइंटिफिक, या पड़ा हुआ है हम्पेड काऊ का, या फिर कुब्बड़ वाली गाय का वैज्ञानिक नाम। इसके ज़्यादा तो अपने पढ़ा ही नहीं कभी। परंतु कई जगह क्या इस इंडियन काऊ को यूरोप के अंदर क्या बोला जाता है, जिब्बू काऊ बोला जाता है। जैसे एक मारवाड़ी नस्ल है किसकी, अपने शीप की, उसको जोरिया बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, जोरिया बोला जाता है। इसी तरह से क्या होता है कि जो इंडियन काऊ है उसको जिब्बू काऊ भी बोला जाता है। और कहाँ पे बोला जाता है, ये विदेशों के अंदर बोला जाता है, सॉरी यूरोपियन जो कंट्रीज है वहाँ पे इंडियन काऊ को किस नाम से जानते हैं, जिब्बू काऊ के नाम से जानते हैं। तीसरा देखें टी कप काऊ, ये कहाँ पे बोलते हैं, अमेरिका के अंदर बोलते हैं। ये कहाँ पे बोला जाता है, अमेरिका के अंदर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, अगर अपने कंपेयर करें, देखो मैंने बताया था आपको ब्यांत काल या फिर लैक्टेशन पीरियड जिसे बोला जाता है,
आगे आएंगे अपने उसको डिस्क्राइब करेंगे। मतलब क्या होता है कि गाय जब ब्याह चुकी है, ब्याने के बाद वो दूसरी बार ब्याएगी, उसके बीच के पीरियड के अंदर, यानी आज मान के चलो आज गाय ब्याई है, वो लगातार मिल्क दे रही है 300 दिन तक, लगातार जो दूध दिया है कि ताकि वो अपने उसको ब्याने से पहले छोड़ते हैं ना, कुछ दिन पहले छोड़ते हैं, 60 दिन पहले छोड़ते हैं, जिसे ड्राई पीरियड ये सब बोला जाता है। तो उस समय जो बीच के टाइम में वो लगातार दूध दे रही है, वो उसका क्या कहलाता है? ब्यांत काल कहलाता है। उस ब्यांत काल में अगर इंडियन काऊ का अपना औसत देखें, एवरेज देखें, इंडियन काऊ का मिल्क प्रोडक्शन कितना है? बहुत कम होता है, 1600 लीटर, ये एवरेज है। वैसे 2500 लीटर तक हाईएस्ट मिलेगी अपने को, जो कौन सी है? साहिवाल नस्ल है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी है? साहिवाल नस्ल। वो देखो जैसे अपने अगर ब्रीड के अंदर करेंगे वो चीजें डिस्क्राइब करेंगे, परंतु एक बार समझो कि ऐसा क्यों है। और आप नॉर्मल देख लो, कोई भी, चाहे जर्सी पढ़ लो, हॉलिस्टन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस पढ़ लो, आयर सायर पढ़ लो, कितनी भी एक्जोटिक काऊ पढ़ लो, किसकी एक्जोटिक ब्रीड ऑफ द काऊ पढ़ लो, उसमें देखना उनका मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट ही इतने से होता है। उनका मिल्क स्टार्ट ही 4000 के आसपास होता है, 4000 लीटर से स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये लोग जब कंपैरिजन करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, तब इंडिया वाली काऊ को क्या बोलते हैं? टी कप काऊ। मतलब ये कह सकते हैं कि इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब ये लोग ये बोलते हैं कि मतलब 1 कप चाय ही बन सकती है इससे, ऐसा तो नहीं है, बट इनका कहने का है। तो इसको क्या बोला जाता है? टी कप काऊ। सारी चीज़ों का अपन देख के फाइनली अपने पास क्लू क्या निकलता है कि क्वेश्चन कैसे ही आ जाए, उसका आंसर अपने पास एक ही है। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आंसर अपने पास एक है। क्या आंसर अपने पास? देखो आंसर अपने पास यही पूछा जाएगा, जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम बताओ। चाहे अपने को टी कप काऊ नाम दे दे, चाहे अपने को जिबू काऊ नाम दे दे, बट अपने को नाम बताना क्या है? बॉस इंडिकस। क्या नाम बताना अपने को? बॉस इंडिकस साइंटिफिक नेम बताना है। चाहे कुछ भी लिख के ये लोग दे दें, वो मायने नहीं रखता, बस अपने को सारे के सारे नाम पता होने चाहिए। चाहे अपने कुछ भी ले लो, गेहूं को कणक, कहीं कुछ बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं, कहीं वीट बोलते हैं, बट उसका साइंटिफिक तो एक ही है ना नाम, ट्रिटिकम एस्टिमम। क्यों? मैंने एक क्वेश्चन भी आपको डाला था कि ये साइंटिफिक नेम क्यों पूछा जाता है, क्यों मतलब रखा जाता है। देखो साइंटिफिक नेम इसलिए रखा जाता है कि कोई चीज़ को कहीं किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो कई बार रिसर्च होता है, आपने अपने रिसर्च का आप प्रूफ कर रहे हो, तो चलो अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर या लोकल जो एरिया वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर वर्ड के अकॉर्डिंग कर दोगे। बट साइंटिफिक नेम का मतलब ये कि पूरे वर्ड के अंदर वो चीज़ एक ही नाम से जानी चाहिए। कहीं भी रिसर्च हो, उनको पता चल जाए भी काऊ पे रिसर्च है। ऐसे काऊ लिखा जाए, कई जगह काऊ बोलते हैं, कई कंट्रीज में कुछ बोलते हैं, कई कंट्रीज में कुछ बोलते हैं। इसलिए साइंटिफिक नेम इसलिए रखा जाता है ताकि उसका एक ही नाम हो, वर्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए। हाँ, उसके बाद देखो इसमें ज़्यादा चीज़ है नहीं, इसमें इतना ही है कि इसमें हम्प प्रेजेंट नहीं होता तो हम्पलेस कहते हैं। अगर या तो एक्जोटिक काऊ का साइंटिफिक नेम पूछेंगे आपसे, या किसका नाम पूछा जाएगा? हम्पलेस काऊ का साइंटिफिक नाम अपने को बताना है बोस टॉर्टस। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसको, बोस कर लेना, ठीक है ना। बोस टॉर्टस इसका क्या है? साइंटिफिक नेम। अब बात करें इसके अंदर दूध काल की, तो दूध काल जो एवरेज दूध काल होता है, ठीक है, जो एवरेज दूध काल होता है वो कितना होता है? 305 से लेके 310 दिन का काऊ के अंदर दूध काल। इसे अपने क्या बोल सकते हैं? लैक्टेशन पीरियड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? लैक्टेशन पीरियड। मतलब क्या हुआ लैक्टेशन पीरियड? देखो अपने पास कोई काऊ थी जो प्रेग्नेंट थी, तो ब्याने वाली थी, जैसे गाय ब्याह गई, ठीक है, गाय जैसे ब्याह गई या उसका पार्चुरेशन किया, उसने गिविंग बर्थ किया, बच्चे को जन्म दिया, तो शुरू में वो क्या करेगी? 1 से 5 दिन तक का जो दूध देगी ना, शुरू में 1 से 5, डेयरी केमिस्ट्री वाले टॉपिक में करेंगे डिस्कस, पर चलो चलते हैं, पहले देख लेते थोड़ा। तो जब वो शुरू में 1 से 5 दिन तक का जो दूध देगी, वो क्या होगा? एक तो रंग उसका पीला होगा, येलो कलर का होगा, टेस्ट उसका कैसा होगा? सो टेस्ट होगा, थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट होगा, और वो जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा? गाढ़ा होगा। होगा किसका? मेमरी ग्लैंड का। उसे क्या बोला जाता है? खीस या कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब ये ब्याने के बाद जैसे गाय ब्याह गई, तो उसके ब्याने के लगभग 60 दिन बाद दोबारा से क्या आती है? मध्यकाल। 60 से 90 दिन में दोबारा से मध्यकाल में आती है, तो उसको फिर से अपने क्या करा देते हैं? प्रेग्नेंट करवा देते हैं, फिर उसका गेस्टेशन पीरियड चलता है। अब क्या होता है कि दूसरी बार इसको ब्याना है, यहाँ पहली बार ब्याई, अब दूसरी बार ब्याना है। इस समय के अंदर, इस टाइम के अंदर जो इसने मिल्क प्रोड्यूस किया, या उस टाइम पीरियड को जिस समय वो मिल्क प्रोडक्शन कर रही है कंटिन्यू, दूसरी बार ब्याने से पहले, उस पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोला जाता है? लैक्टेशन पीरियड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लैक्टेशन पीरियड बोला जाता है, ठीक है। यो कितने दिन का होता है? 305 से 310 दिन का होता है। सबसे बड़ा दूध काल जर्सी गाय का होता है।
अब देखो ये शुष्क काल क्या है, ये दोनों टर्म इसलिए एक जगह लगी कि दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है। देखो अपने याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, 60 होता है 310 से, पर इसको समझना जरूरी है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे गाय ब्याएगी, ठीक है, आज उसने क्या किया, बच्चे को जन्म दे दिया, और जैसे जन्म दे दिया तो मतलब उसने दूध देना भी स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, बीच में मैंने बताया था कि 60 से 90 दिन बाद दोबारा से क्या आती है, मध्यकाल में आती है, और अपने क्या करते हैं उसके अंदर मैटिंग क्रिया या मैथन क्रिया करवा देते हैं। करवाने के बाद क्या होता है कि यहाँ से वो प्रेग्नेंट होगी और दोबारा ब्याने वाली होगी, ठीक है, गर्भवती है, कितना 282 दिन होता है इसका, 280 से 282 दिन, और उसके बाद फिर से ये क्या करती है, ब्याती है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में देखो ब्यात। अब क्या हुआ, यहां से दूध देना चालू किया, इसने चलती जा रही है, गर्भवती होगी, अब इसको ब्याना, इस दूसरी बार ब्याने से अपने 60 दिन पहले इसका दूध निकालना बंद कर देंगे। उस टाइम को क्या बोला जाता है, ड्राई पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ड्राई पीरियड बोलते हैं, इसको बोला जाता है ड्राई पीरियड। तो आया समझ में, शुष्क काल किसे कहते हैं और दूध काल किसे कहते हैं। वैसे तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक है तो दूसरा नहीं है। हाँ, अब अपनी बात करें इसके अंदर, काऊ के अंदर छोटी छोटी चीजें जो नॉर्मल पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, जैसे उसका क्या गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसके अंदर, देख लो 2n = 60। देखो कई बार क्वेश्चन बिल्कुल इजी, कुछ पेपर्स के अंदर मैंने देखा है, उन्होंने लिखा, जैसे मैं बता दूं, गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है, परंतु आगे जाके n = लिख के दे देता है एग्जामिनर, और उसमें देखना हमेशा आपको जो एग्जाम्पल मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, जैसे ए मान लो 60, बी दे दिया आपको 30, सी दे दिया आपको 40, और डी दे दिया आपको कोई भी एक एग्जाम्पल मान लो 50 दे दिया। अब अपने क्या पढ़ा कि गाय के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, अपने इतना पढ़ेंगे आगे नहीं जाएंगे, सीधा सा फर्स्ट वो ऑप्शन इसलिए 60 देता है, आगे बंदा 30 तक यहाँ पर देखे ही नहीं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन अपने से गलत हो जाता है। तो ये पहली बात, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, और लास्ट के अंदर अगर n बराबर दिया हुआ है तो मतलब क्या है कि इसका मतलब वो कह रहा है कि उसके आधे, तो वो किसका हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसके मांस को क्या कहा जाता है, बीफ, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, और बीफ के लिए अगर सबसे अच्छी नस्ल देखें तो कौन सी है, गिर नस्ल सबसे अच्छी है। मिल्क प्रोडक्शन में मीट प्रोडक्शन में सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, गिर है। अगर मिल्क प्रोडक्शन में भी देखें साहिवाल के बाद ये दूसरी दूध उत्पादक अच्छी नस्ल है, जो काठियावाड़ गुजरात की है। कुल इसका बोविडी है, देखो जितने भी रूमिनेट पढ़े थे ना नॉर्मल, अपने गाय भैंस शीप गोट, इन सब का क्या है, कुल बोविडिया, एक का याद कर लिया, सारों का याद आ जाएगा। उसके बाद कैमल का बच गया अलग, कैमिलिडी होता है, और उसके बाद बचेगा अपने पिग का सुइडी होता है, और लास्ट में कौन सा बच गया, अपने पोल्ट्री का, जिसका होता है गैलचिडी। गैलचिडी पढ़ लोगे उसके, ये एक बार देखो फैमिली याद करने में सिर्फ आपको दो ही नाम और याद करने, एक तो कैमिलिडी, कैमल से वैसे ही याद रहेगा, सुइडी सुअर को बोलते हैं, सुअर की फैमिली को, वो वैसे इजीली याद रहेगा। अब बचा कौन सा, ओनली गैलस डोमेस्टिकस, यानी पोल्ट्री में हैन का, तो उसका होता है गैलचिडी। अब अपने आगे चलते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड मतलब जो उसके बोलने की क्रिया क्या कहलाती है, गाय के बेलोविंग, भैंस की भी यही कहलाती है, भैंस की भी यही कहलाती है। अगर अपने बकरी और भेड़ की बात करें या शीप और गोट की बात करें तो वो ब्लीटिंग कहलाती है, ऊंट की गार्गलिंग कहलाती है, और सुअर की स्नॉटिंग कहलाती है। हाँ एक चीज और, बछड़े का मांस, गाय का मांस तो बीफ कहलाएगा, और बछड़े का मांस क्या कहलाएगा, व्हील कहलाएगा। अब मैं देखो इस चीज को मैंने बड़ा अच्छे से समझाया था, इसमें क्वेश्चन कैसे आता, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता, या तो न्यूमेरिकल बेस जाएगा, या पूछा जाएगा क्या बेस पे देते, एनिमल को क्या बेस पे दिया जाता है। अब इसमें देखो ये बोल रहा है कि ड्राई मैटर होता क्या है, ये बोल रहा है आपके पास कोई फीड है, उसमें से पूरा का पूरा पानी रिमूव कर दो, जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा वो की कहलाएगा, ड्राई मैटर कहलाएगा। अगर ये चीज देखो कोई बोल रहा है आपके पास, जैसे वो बोला इतनी इसके अंदर मॉइस्चर होती है, मैंने बताया था भी हरा चारा होता है, जैसे हरा चारा ले लो या ग्रीन फोडर ले लेते हैं, उसके अंदर कितना होता है, 60 से 90% पानी होता है। अगर ये पानी है तो बचा हुआ क्या कहलाएगा, शुष्क पदार्थ।
बचा हुआ क्या कहलाएगा? शुष्क पदार्थ। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं आपको, जैसे ये दे दिया हरा चारा, हे, इसके अलावा दे दिया आपको भूसा, ठीक है। इनमें से आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा शुष्क पदार्थ किसमें है, तो आप किसमें बताओगे? सबसे ज्यादा शुष्क पदार्थ किसमें है, तो किसमें बताओगे आप? हे के अंदर कितना होता है? 15 से 18% मॉइस्चर होता है। भूसे के अंदर लेस देन 15% मॉइस्चर होता है। हरे चारे के अंदर 60 से 90% मॉइस्चर होता है। तो किसमें होगा? भूसे के अंदर, क्यों? उसमें लेस देन, कम है, 15 से भी कम है, ठीक है, पानी कम हो उसके अंदर। अच्छा, इसको भी इंग्लिश में, सॉरी, इसको बोला जाता है व्हीट स्ट्रॉ बोलते हैं। ड्राई, कोई भी फसल का अगर बाई प्रोडक्ट होगा, जैसे कोई फसल का बाई प्रोडक्ट होगा, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? स्ट्रॉ कहलाता है। जैसे मोस्टली अपने फीड के लिए यूज करते हैं तो व्हीट स्ट्रॉ यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है? भूसा या स्ट्रॉ बोला जाता है, जिसके अंदर लेस देन 50% क्या रहता है? मॉइस्चर रहता है। हाँ, तो अपना टॉपिक ये था। कुछ लोग देखो स्ट्रॉ को बोल देंगे ये ड्राई मैटर है, नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी पानी होता है। ड्राई मैटर उसको बोलेंगे जिसके अंदर पानी है ही नहीं, पानी की मात्रा है ही नहीं, उसे बोला जाता है क्या चीज? भी ड्राई मैटर। एनिमल सब कुछ खा रहा है, पानी भी जा रहा है उसके अंदर, पानी के अलावा उसके शरीर के अंदर कितनी चीजें जा रही है, वो सारी की सारी किसके अंदर इंक्लूड होगी? ड्राई मैटर के अंदर इंक्लूड होगी। तो क्या होता है? जो बचा हुआ पदार्थ होता है पानी उड़ाने के बाद, उसे क्या बोला जाता है? ड्राई मैटर बोला जाता है। अब बात ये मायने नहीं रखती कि ड्राई मैटर आपको पता चल गया किसे बोलते हैं, पर बात ये मायने रखती है कि ये ड्राई मैटर जो देते हैं उसका आधार क्या होता है, किस आधार पे देते हैं। ऐसा तो है नहीं ड्राई मैटर का कोई निकाला है तो इसका कोई कॉन्सेप्ट भी होगा। तो ड्राई मैटर हमेशा किस पे दिया जाता है? बॉडी वेट के आधार पे। उसका जो बॉडी वेट है उसके बेसिस पे क्या दिया जाता है? हमेशा ड्राई मैटर दिया जाता है। अब ये क्या होता है बॉडी वेट से? देखो किस तरह देंगे। अगर अपने काऊ की बात करें, उसका बॉडी वेट कितना है? 100 kg। रटने वाली चीज है, इसको याद रखने वाली चीज है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप याद रखोगे तो ही सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एक छोटी सी थोड़ा हट के बताता हूं, आपने पढ़ा होगा मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी। क्या पढ़ा होगा? मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व। अब अपने को दे दिया उन्होंने लैक्टोमीटर, उसी से देखते हैं। अब लैक्टोमीटर तो दे दिया, उसकी रीडिंग भी अपने देख ली। अब अपने को पता ही नहीं है, कैसे पता करेंगे? उसके लिए अपने को पहले बेसिक पता होना चाहिए कि इसका नॉर्मल जो रिलेटिव वो होता है, अपने क्या आपेक्षिक घनत्व होता है, वो होता है कितना है आपको। तभी इस जो ये डाटा है, ये जो रीडिंग है, इसके अगर बिलो जा रही है या अबो जा रही है तभी पता चलेगा ना भी किसके अंदर कोई गड़बड़ है, भी कोई गड़बड़ है, या पानी ऐड किया या सेपरेटा मिल्क ऐड किया है। तो उसी बेसिस पे इसके अंदर क्या आया? पहले 100 kg बॉडी वेट पे देखते हैं गाऊ को कितना दिया जाता है। 2 से 2.5 किलो ड्राई पाउडर दिया जाता है, उसके 100 किलो। अब वेट निकालना है। काऊ अगर आपको एग्जामिनर कन्फ्यूजन के लिए देगा, एक काऊ है कोई जो मतलब क्या करती है 5 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है और 4% उसकी क्या है? फैट है, और 500 या 400 kg बॉडी वेट है, आप उसका ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट निकालो। तो उसमें देखो अपने को कॉन्सेप्ट देखना, ड्राई मैटर आ गया, सब चीजें बंद करो, सिर्फ माइंड के अंदर ये ध्यान दो कि क्या देखना है अपने को। देखना उसका बॉडी वेट पर 100 पे कितना दे रहा है, तो बस उसके बाद उसको कैलकुलेशन कर दो। अगर 500 किलो है तो उसको कितना 10 से 12 किलो हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपनी काऊ की बात कर लें, सॉरी यहाँ भी काऊ दे दिएगा ना, सॉरी ये देख लेना एक बार, ये क्या ना काऊ नहीं है, बफेलो का है। ये क्या है? बफेलो का है। बफेलो को कितना ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट होगा? हाँ सॉरी ड्राई मैटर लिखा, इसकी फुल फॉर्म देख लो, ड्राई मैटर बोलते इसको। उसको कितना रिक्वायरमेंट होगा? 3 से 3.5 किलो रिक्वायरमेंट होगी इसकी ड्राई मैटर। अब इसका एग्जामिनर कैसे डाल दिया आपको दे दिया कि कोई का बफेलो है, उसका वेट भी 600 किलो है, अब निकाल दो। निकाल के कमेंट करके बता देना मैंने इतना दे दिया, भी काऊ का वेट कितना 600 किलो है, तो निकाल के बताओ भी कितना अच्छा है, ठीक है। ये हिंदी के अंदर देख दो, शुष्क पदार्थ किस बेस पे देते हैं? शरीर भार के आधार पे दिया जाता है।
अगर गाय है तो उसको कितना देते हैं, 2 से 2.5 किलो। अगर भैंस व संकर गाय है, संकर गाय मतलब 2 नस्लों से मिलकर जो दूसरी तीसरी नस्ल बनाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, संकर गाय बोले जाते हैं। जैसे भारत में कौन कौन सी है, कर्ण स्विस है, कर्ण फ्रिज है, जर्सिंद है, ये सब कुछ ब्रीड है इसके अंदर। हाँ, एक फीड है कंसंट्रेट फीड, किसे कहेंगे, किसे कहेंगे कंसंट्रेट फीड। देखो कंसंट्रेट फीड ये क्या बोला है, कंसंट्रेट फीड मिक्सचर ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट सच एज ऑयल, कैक्स, ग्रेन, राइस, व्हीट ब्रान, हस्क, ग्रेन हस्क या ग्राम हस्क होता है, ग्राम हस्क के अलावा अपने यहाँ पे राइस हस्क भी काम ले सकते हैं। मतलब ऐसा फीड जो किन किन से मिलके बना होता है, देखो ऑयल कैक्स, ठीक है, किससे मिलके बना होता है, ऑयल केक से मिलके बना होता है। ऑयल केक्स क्या होती है, जैसे अपने पास ज़्यादातर सरसों है, सरसों का तेल निकालने के बाद जो ड्राई प्रोडक्ट बच जाता है, जो बाई प्रोडक्ट बच जाता है उसे क्या बोला जाता है, केक्स बोला जाता है। पशुओं को खिलाने के लिए सबसे सूटेबल केक कौन सी है, बिनोला, जिसे क्या बोलते हैं अपने मतलब कॉटन की होती है ना, कॉटन केक होती है वो बड़ी, कॉटन सीड केक होती है वो बड़ी मतलब एनर्जेटिक होती है, एनिमल को मोस्टली वो यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा तो मतलब मस्टर्ड भी होती है, पर मस्टर्ड की थोड़ी क्या होती है, कड़वी होती है, तो वो थोड़ा कम काम में लेते हैं उसको। बस अपने को ये देखना ऐसा फीड जो क्वांटिटी तो बहुत कम होगी, जिसकी क्वांटिटी कम होगी पर एनर्जी उसके अंदर ज़्यादा होगी, क्वांटिटी कम होगी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर अपने फर्टिलाइजर वाला टॉपिक पढ़ा है या फिर मैन्योर वाला टॉपिक पढ़ा है, एक तो FYM होता है जो अपने टनों के अंदर डालते, और एक होता है हड्डी का चूरा डाल दिया, ब्लड मील डाल दिया, हॉर्न मील डाल दिया। अब उनकी मात्रा कितनी, बहुत कम लेते हैं। कम मात्रा क्यों लेते हैं, क्योंकि मात्रा तो कम होती है पर उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। मतलब ऐसे फीड एनिमल को जो एनर्जेटिक हो, जिनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा मिले, जैसे क्या होगा, खलियाँ होगी, चोकर हो गया, चावल, गेहूं की भूसी, चने की भूसी आदि अपने पशुओं को जो प्रोवाइड करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट या सांद्रित आहार बोला जाता है। बट एक बात याद रखना, ये जो देते हैं एनिमल को प्रोवाइड करवाते हैं, किस आधार पे प्रोवाइड करवाते हैं, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट कई बार गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि किस बेस पे प्रोवाइड कराया जाता है एनिमल को। देखो ड्राई मैटर की बात आ गई तो वेट चलेगा। अगर बात आ जाती है किसकी, कंसंट्रेट फीड की, तो कंसंट्रेट फीड अपने किस बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं एनिमल को, तो उसके मिल्क प्रोडक्शन पे बेसिस पे उसको क्या किया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, किस बेस पे प्रोवाइड कराएंगे उसको, उसके मिल्क प्रोडक्शन पे बेस पे, मिल्क प्रोडक्शन के बेस पे उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। बस इतनी बात याद रखनी है अपने को। अब अपने को इतना याद रखना है भी काऊ को कंसंट्रेट फीड, अगर उसका शेड्यूल बना रहे हैं कि उसको कितना कंसंट्रेट फीड प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये चीज देखेंगे कि 1 kg कंसंट्रेट फीड कब दिया जाएगा, जब क्या बोलते हैं, काऊ या गाय कितना दूध दे रही है, 3 किलो। 3 kg 3 लीटर मिल्क प्रोड्यूस कर रही है जब एक काऊ, तो उसको कितना दिया जाएगा, कितना देंगे, 1 किलो क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, उसको फीड प्रोवाइड करवाया जाएगा। कौन सा फीड, कंसंट्रेट फीड। कंसंट्रेट फीड होता क्या है, जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, उसकी मात्रा कम दी जाती है, और किस बेस पे दिया जाता है, तो वो बेस क्या होता है, उसका मिल्क प्रोडक्शन उसका बेस होता है। हाँ जी, अब इसके अलावा अपने अगर बात कर लें बफेलो की, तो बफेलो को कब देंगे 1 किलो फीड, 1 किलो कंसंट्रेट फीड या 1 किलो दलिया या 1 किलो खलियां कब दी जाएगी, जब उसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होगा, 2 किलो। अब क्वेश्चन ऐसे बन जाए भी कोई काऊ का वेट कितना है, इतने kg, मिल्क दे रही है वो 8 kg, 8 लीटर ले लो, ठीक है, और फैट परसेंट है 5। अपने को ना तो इससे कुछ लेना देना है, ना फैट से लेना है, अपने को क्या लेना है, इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन कितना आएगा इसके अंदर। इजी के लिए चलो इस पर 9 मान लो, 9 लीटर दे रही है, तो कितना आएगा कि दूध कितना दे रही है वो, 9 लीटर दे रही है। 1 किलो पे कितना प्रोवाइड कराना है, इतना, तो कितना आ गया ये, 3 किलो इसको दाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये भैंस के अकॉर्डिंग, अगर भैंस 9 किलो दे रही है तो उसके अपने क्या करेंगे, 2 से कर देंगे, 4.5 किलो आ जाएगा ना। अब देखो आगे, हाँ, हाउस का मैंने बताया था, वैसे हाउस का एक लंबा टॉपिक है, लंबा चौड़ा टॉपिक अपने करेंगे, पर थोड़ा बेसिक किसी भी एनिमल को लेके चलेंगे, उसकी हर एक चीज़ पहले बेसिक कर लेंगे, बाकी ब्रीड के अंदर उसकी ब्रीडिंग सिस्टम करेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि मैंने डेफिनेशन के अंदर पढ़ाया ना, फीड, ब्रीडिंग, उसके अलावा हाउसिंग, डिजीज मैनेजमेंट,
ये चारों की जो स्टडी की जाती है, ये चार ही टॉपिक है बस। इन 4 टॉपिक को अंदर से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा अपने को उसको क्या देना, छान देना है। तो उसी में सारी एनिमल हस्बेंड्री छुपी हुई है। ये कुछ बेसिक चीज़ें कि शुरू में याद रहे थोड़ा। भाई हाउस 2 प्रकार का होता है। ये क्या ना, मेरे इसलिए डाला है कि ये जो अपने पेपर हुआ था ना, प्री पीजी लगता है बीएससी के लिए, राजस्थान प्री पीजी का पेपर लगता है, उसके अंदर एमएससी एंट्रेंस के लिए, तो उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, काऊ को ओपन हाउस में कितनी जगह की जरूरत होती है। ओपन हाउस में कितनी होगी, 7 मीटर स्क्वायर। और अगर अपने क्या करते हैं उसके अंदर क्लोज हाउस कर दें, तो क्लोज हाउस में कैसा होता है, 3.5 मीटर स्क्वायर होता है। और ये क्या होते हैं, ओपन हाउस कैसा होता है, क्लोज हाउस कैसा होता है, वैसे बताने की तो अभी बता देते, बट क्या ना, अगर उस टॉपिक में जाके अपने हाउस वाला पूरा टॉपिक करेंगे, जब उसके अंदर हर एक चीज़ डिटेल में बता देंगे कि क्या ओपन होता है, क्या हाउस होता है। अपने प्रेजेंट में इतना याद रख लो कि किसे बोला जाए, ठीक है, कितनी जगह होगी, जगह रिक्वायरमेंट क्या होगी इसकी। हाँ जी, अब देखो मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई थी आपको, पुबर्टी एज क्या होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को बड़े तरीके से एक बार समझ लोगे ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ जाता है ना, फिर रटे मारने की जरूरत नहीं होती उसके अंदर। पुबर्टी क्या होती है, कोई एनिमल था अपने पास, वो मैच्योर हुआ। अब एनिमल फिजिकली मैच्योर हो गया, शारीरिक रूप से मैच्योर है, क्या वो सेक्सुअली रूप से मैच्योर हुआ है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता, जब भी पता चलेगा तो मतलब वो कौन सी एज है, पुबर्टी एज। अपने को पता है कि ये सेक्सुअली मैच्योर हो गया ये एनिमल, तो इसका मतलब कि वो अभी सेक्सुअली मैच्योर हो गया, तो मतलब कौन सी एज में आ गया, पुबर्टी एज के अंदर आ गया। तो पुबर्टी एज क्या बोलती है, एट विच क्या बोलता है, सेक्सुअली ऑर्गन्स फंक्शनल बिकम, ठीक है, फंक्शनल हो जाएंगे, बिकम फंक्शनल हो जाएंगे, किसके लिए, कैपेबल टू रिलीज ओवा। और ओवा होता है फीमेल के अंदर, ओवा यानी जिसे अपने अंडाणु बोलते हैं, वो जब वो रिलीज करना शुरू कर देती है अंडाशय से पहली बार, हर बार नहीं, फर्स्ट टाइम जीवन में पहली बार, जब वो क्या करेगी, पहली बार ओवा रिलीज करेगी, या फर्स्ट उसके अंदर एस्ट्रस पीरियड आएगा, फर्स्ट बार एस्ट्रस पीरियड आएगा, तब भी वही लक्षण होंगे, वही करेक्टर होंगे, और उसके बाद बार बार आएगा तब भी वही करेक्टर होंगे, ठीक है, करेक्टर चेंज नहीं होंगे। अगर काऊ अपने पास है, छोटा बच्चा अपने पास है फीमेल, उसको पाल रहे हैं धीरे धीरे, एकदम से क्या हुआ, कुछ दिन बाद अपने देखा कि उसकी यार एज होगी 31 साल की या 24 साल की उसकी एज होगी, तो अपने देखा एकदम से वो क्या कर रही है, किसी दूसरे एनिमल पे क्या आ रही है, माउंट कर रही है, बार बार बिलोविंग कर रही है कंटिन्यू, उसके जो ऑर्गन्स है, सेक्सुअली ऑर्गन्स है, वहाँ पे स्वेलिंग आ रखी है या लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है। जब ये आकस्मिक चेंज अपने को एकदम से दिखेंगे, सडनली ये चेंज दिखेंगे, कब, कभी नहीं देखे, पहली बार देख रहे हैं। एक नॉर्मल से कंसेप्ट बताता हूँ, किसी एनिमल में अपने कभी कोई ऐसे लक्षण नहीं देखे, कैसे कि वो दूसरे एनिमल पे माउंट कर रहा है, लिक्विड डिस्चार्ज कर रहा है वो, और बार बार बिलोविंग कर रहा है, देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर पहली बार ही हो रहा है तो उस एज को क्या बोला जाएगा, पुबर्टी एज बोला जाएगा, यानी उसके अंदर पहली बार क्या आ जाएगा, एस्ट्रस पीरियड आ जाएगा। और जब उसकी एज कितनी होती है, नॉर्मल इंडियन काऊ की 24 से 30 मंथ होती है, और क्रॉस ब्रीड की कितनी होती है, जो 18 से 24 मंथ होती है। इसमें 24 मंथ के आसपास क्या बोल सकते हैं अपने दूसरी जो क्रॉस ब्रीड होती है वो भी प्यूबर्टी एज के अंदर या परिपक्व वायु के अंदर आ जाती है। बाकी अलग जगह आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ये ऑथेंटिक बुक का डाटा है, कभी गलत नहीं होगा। जिसी बनर्जी बुक है या फिर अपने थॉमस एंड शास्त्री जो बुक है, और उसके अलावा जे चौधरी नाम की एक बुक आती है, उन बुक ऑथेंटिक बुक है जो ICAR से अप्रूव्ड है, उनका ही ये कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, उसके बाद अपने बाल ये बताते हैं परिपक्व वायु, जनांगों का क्रियाशील हो जाना, पहली बार मध्यकाल में आना, अंडे का उत्पन्न होना, कितनी एज पे होगी, ये सारे के सारे लक्षण दिखेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, पुबर्टी एज बोला जाएगा। अच्छा, एस्ट्रस पीरियड क्या होता है, वही बात है, पहली बार आएगा। एस्ट्रस पीरियड का मतलब क्या बोल रहा है कि व्हेन द फीमेल डिजायर टू मेट विद द मेल, जब वो मेट करने की इच्छा रखेगी, मेल से मैटिंग करने की इच्छा रखेगी, वो टाइम, वो पीरियड क्या कहलाएगा, एस्ट्रस पीरियड कहलाएगा। अब अपने को क्या पता है कि एस्ट्रस पीरियड के अंदर आ गई, कैसे पता चलेगा इस चीज़ का, पता चलेगा, बिल्कुल चलेगा, उसके कैरेक्टर से पता चलेगा कि वो माउंट कर रही है बार बार एनिमल के ऊपर, बार बार एनिमल के ऊपर माउंट करी, तो दैट्स मीन। उसके अलावा मैंने पहले कैरेक्टर लिक्विड डिस्चार्ज करी, ऐसे कुछ कैरेक्टर शो करिए, दैट्स मीन वो किसके अंदर, पुबर्टी एज के अंदर है, प्रेजेंट टाइम के अंदर, ठीक है। हाँ, तो ये मध्यकाल जो चलता है कुछ पीरियड्स के अंदर, कुछ टाइम पीरियड होता है इसका। अब इसका टाइम पीरियड देखो कितना होता है, लगभग 18 से 24 मंथ का होता है, 18 से 24 मंथ का उसका टाइम पीरियड होता है,
ठीक है। और अगर अपने देख लें इसके अंदर नॉर्मली ये रहता है इसका टाइम पीरियड, इसका रहता है अब एस्ट्रस साइकिल क्या है देखना एक बार थोड़ा सा कि जैसे ही एस्ट्रस पीरियड आया, सॉरी क्या आया, जैसे इसके अंदर एस्ट्रस पीरियड आया, क्यों आया कि मैटिंग के लिए, क्यों आया मैटिंग के लिए, करवा दी मैटिंग। अगर मैटिंग सक्सेस हो जाती है तो वो प्रेग्नेंट होगी, बच्चे को जन्म देगी। बट अगर प्रेग्नेंट क्या होती है, मैटिंग फ्लॉप हो जाती है किसी वजह से, मैटिंग करवा दो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कुछ भी करवा दो, अगर वो फ्लॉप हो जाती है, मैटिंग अगर फ्लॉप होगी तो दोबारा फिर से एस्ट्रस पीरियड आएगा। तो ये क्या कह रहा है, टाइम बिटवीन टू एस्ट्रस पीरियड इज कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल ये कितनी फेज के अंदर कंप्लीट होता है, 4 फेज के अंदर कंप्लीट होता है। एस्ट्रस साइकिल कितनी फेज के अंदर कंप्लीट होगा, 4 फेज में। यहां से क्वेश्चन कौन सा बना है, सबसे क्या लार्जेस्ट फेज पूछी हुई है या स्मॉलेस्ट फेज पूछी हुई है। एनिमल ब्रीडिंग के अंदर मैं एक एक लाइन समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है इसके अंदर, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। ये 21 डेज के बाद रिपीट करती है। देखो फीमेल के अंदर अपने मैटिंग करवा दी, अगर मैटिंग फ्लॉप हो गई या मैटिंग फेल होगी, मैथन क्रिया क्या होगी, फेल होगी, तो उसके कितने दिन बाद, 21 दिन के बाद दोबारा से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, फिर से एस्ट्रस पीरियड के, हीट पीरियड के लक्षण दिखेंगे, तो इसे क्या बोला जाता है, एस्ट्रस साइकिल। यानी 2 मध्यकालों के बीच का समय क्या कहलाता है, मध्य चक्कर कहलाता है, जो गाय के अंदर 21 दिन का होता है। अब ये देखो जैसे स्टार्ट होने वाला होता है ना पीरियड, उसके अंदर ये 4 फेज आती है, कौन कौन सी, प्रो एस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटा एस्ट्रस और डाई एस्ट्रस। देखो जैसे ही फीमेल के शुरुआती लक्षण दिखने स्टार्ट होंगे, एस्ट्रस पीरियड के नॉर्मल लक्षण स्टार्ट होंगे, जिसके अंदर फीमेल के अंदर क्या होगा, हल्का लिक्विड डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। कुछ एक दिन की बात, 1 या 2 दिन की बात होती है, कुछ घंटे की बात होती है ये। अब क्या होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम बाद एक पीरियड आएगा जिसके अंदर माउंट करना, क्योंकि इस समय इस फेज के अंदर एस्ट्रस जो फेज है, एस्ट्रस साइकिल की जो एस्ट्रस फेज है, उसके अंदर क्या करेगी फीमेल, उसके अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होगा वो क्या होगा, रीच लेवल होगा, पीक लेवल पे होगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रिलीज हो रहा होगा। उस समय फीमेल क्या करेगी, दूसरे एनिमल पे माउंट करेगी, बार बार बिलोविंग करेगी, रेस्टलेस फील करेगी, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन करेगी, यानी बार बार पेशाब करना, ऐसा सब कुछ करेक्टर जो शो करेगी वो कौन सी एज होगी, ये। और इस एज के अंदर उसे क्या कौन सी हीट शो करती है, स्टैंडिंग, कौन सी हीट शो करती है, स्टैंडिंग हीट शो करती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एस्ट्रस साइकिल की कौन सी ऐसी फेज है जो मैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, तो ये जो फेज है ये मैटिंग के लिए सूटेबल है। सबसे अच्छी फेज कौन सी है मैटिंग के लिए, ये फेज। अगर तो मैटिंग सक्सेस हो गई, अगर मैटिंग सक्सेस हो गई तो ये दोनों फेज आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सॉरी, अगर ये फेज क्या होगी, फेल होगी, सॉरी मैटिंग फेल होगी तो ये फेज आएगी, अदरवाइज वो प्रेग्नेंट होके चल जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, मेटा एस्ट्रस के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एक होता है कार्पस ल्यूटियम, क्या होता है, जो अंडा होता है ना, या एग होता है फीमेल के द्वारा, उसके ऊपर एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, उसके ऊपर एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, कार्पस ल्यूटियम। क्यों बोला जाता है, सॉरी क्यों बनती है लेयर, अगर इसके अंदर मैटिंग हो गई तो फिर तो फर्टिलाइजेशन ही हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके अंदर जाइगोट बनेगा, आगे किसके अंदर एम्ब्रियो वगैरह में डबल हो गया, बेबी बनेगा। बट अगर एग पड़ा है वहाँ पे, उसके पास स्पर्म का कोई करेक्शन नहीं हुआ उसके साथ, तो इसके पड़े के ऊपर एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे कार्पस ल्यूटियम लेयर बोला जाता है। और ये कार्पस ल्यूटियम लेयर बनना कब स्टार्ट होती है, मेटा एस्ट्रस के अंदर, और कंप्लीट कब हो जाती है, डाई एस्ट्रस के अंदर। कार्पस ल्यूटियम कंप्लीट बन के जब एग डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे मोइनली फीमेल के अंदर क्या होता है, जो वुमेन्स होती है उनके अंदर तो ब्लडिंग हो जाती है लास्ट डेज, ठीक है। बट एक ऐसा एनिमल है ओनली बिच, जिसके अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, बाकी किसी एनिमल में ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो डाई एस्ट्रस पीरियड होता है, तो इस डाई एस्ट्रस पीरियड क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये तो लॉन्गेस्ट फेज का पूछे तो डाई एस्ट्रस है, अगर आपके सबसे छोटी फेज पूछी जाए तो प्रो एस्ट्रस है, और अगर मैटिंग के लिए पूछी जाएगी तो कौन सी है, एस्ट्रस है। यही क्वेश्चन बनेगा, इससे अलावा कोई क्वेश्चन इसके अंदर बन ही नहीं सकता। ये 3 क्वेश्चन देखिए मैंने रैंडमली आज तक। हाँ,
तो ये थोड़ी चीज़ें मैंने बता दी थी। फर्स्ट मैटिंग एज, कुछ लोग इस पे इशू कर रहे थे कि ये एज सही नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट एज है। यही बुक के अंदर आप कहीं भी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा कि फर्स्ट बार मैटिंग कब करवाएंगे, जब उसकी एज 36 to 40 मंथ ऑफ एज होगी। अब देखो मैटिंग एक्ट क्या कहलाता है, इसके अंदर सर्विंग कहलाता है। मैटिंग करवाने का जो एक्ट है वो सर्विंग कहलाता है। सर्विंग के बाद कौन सा गैस्टेशन पीरियड की बात करें तो काऊ के अंदर कितने दिन का होता है, 280 से 282 दिन। और एफएसओ के पेपर में हूबहू बिल्कुल डिट्टो ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसे डाटा पूछा हुआ है। आप पेपर उठा के देख लेना एफएसओ का, उसके अंदर सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि काये के अंदर गर्भाकाल कितने दिन का होता है, 280 से 282 दिन का। अब आता है एक्ट ऑफ पार्चुरेशन या गिविंग बर्थ, यानी उसकी बच्चे देने की जो क्रिया है काय की, वो क्या कहलाएगी, काविंग कहलाएगी। उसके बयान या प्रसव क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। अब देखो जो नए बच्चे को जन्म देगी वो क्या कहलाएगा, काफ। गाय का काफ, बुफेलो का बुफेलो काफ, शीप का लैम्ब, बुफेलो का, उसके बाद गोट का किट और सुअर का पिगलेट, इस तरह कहलाते हैं ये। अब क्या बोला जाता है इसको, देखो झुंड का भविष्य बोलते हैं, क्योंकि इससे ही आगे क्या बनना है, झुंड बनना है, इसी से डिपेंड है कि आगे किस तरह जाएगा ये। तो झुंड का भविष्य या फ्यूचर ऑफ हर्ड किसे बोला जाता है, हर्ड बोलते हैं। ग्रुप ऑफ काऊ एंड बफेलो इज कॉल्ड हर्ड। तो हर्ड का जो क्या होता है, फ्यूचर होता है, उसे किसको बोला जाता है, काफ को बोला जाता है। अब देखो मैंने बताया था मेल, सॉरी क्या बताया था, मेल। मेल को अगर अपने कर देंगे सेक्सुअली इनएक्टिव तो क्या कहलाएगा, वो बुलोक। अगर उसका सेक्स करने का जो प्रोसेस है वो क्या कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे कि मैथुन क्रिया ना कर सके, उसे बोला जाता है कास्ट्रेशन। और जिस मेल का प्रोसेस कर देते हैं कास्ट्रेशन वो कहलाता है बेल। और कब किया जाता है, 1 साल की उम्र पर। कब करेंगे, 1 ईयर एज पे इसको किया जाएगा। एक होता है वेस्केटोमाइज्ड, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। इसके अंदर क्या करते हैं, और जो कौन सी होती है, स्पर्मेटिक कोड होती है, शुक्राणु वाहिनी होती है, उसको नहीं काटा जाता। इसके अंदर स्पर्म डेवलपमेंट होते हैं पर स्पर्म बाहर नहीं आ पाते। मैटिंग भी कर सकता है ये, जैसे बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, टाइम कम है अभी। तो जैसे इसके अंदर क्या ये होते हैं, ये टेस्टिस होते हैं और यहाँ पे ब्लड वेसल्स ये आ रही होती है, कौन सी, स्पर्मेटिक कोड, यहाँ पे ब्लड वेसल्स आ रही होती है। इसमें क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि यहाँ से स्पर्म बाहर ना जाए। ये मेल मैटिंग कर सकता है परंतु फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता क्योंकि स्पर्म नहीं बनते इसके अंदर। ऐसे बुल को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है वेस्केटोमाइजेशन। और इस बुल को बोला जाता है टीजर बुल। इसका काम क्या है, इसका काम है मध्यकाल का पता लगाना या फिर हीट डिटेक्शन करना। मध्यकाल का पता लगाना या हीट डिटेक्शन करना। अब देखो अडल्ट मेल, जो मेल का अपने ना मैटिंग कर, ना उसके अंदर कास्ट्रेशन किया है, ना वेस्केटोमाइजेशन किया है, ओनली उसको किसके लिए रखा है, मैटिंग के लिए रखा है, उसको बोला जाता है बुल। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो बुल होता है इसको कब पहली बार यूज करते हैं, जब इसकी एज कितनी हो जाती है, इसकी एज 2 to 3.5 ईयर्स की हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 से 3.5 साल का हो जाता है। तो इसको किस लिए यूज किया जाता है, मैटिंग के लिए यूज पहली बार किया जाता है। जब इसकी एज लगभग कितनी हो जाती है, 10 से 11 साल, तो इसको हर्ड से रिमूव कर देते हैं या मैटिंग प्रोसेस में नहीं लेते क्योंकि इसकी जो सीमन क्वालिटी वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अगर यहीं पर अपने गाय का देखें, इसको तो मैटिंग के लिए कितने में लेते हैं, 2 से 3.5 साल में। अगर अपने गाय की बात करें, फीमेल की बात करें, तो उसको कब लिया जाता है मैटिंग के अंदर, जब उसकी एज कितनी होती है, 30 से 40 मंथ। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। मेल के 3 प्रकार के होते हैं। अब फीमेल देखो, फीमेल जब तक यंग है उसे हिफर बोला जाता है। ये सुपरवाइजर का पेपर देखो, राजस्थान सुपरवाइजर का पेपर हुआ था 2021 का जो पेपर है, 18 तारीख को, पीछे परसों ही हुआ है जो, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, हिपर किसे कहेंगे। अरे हिपर उसे कहेंगे जो यंग है और एक भी बार नहीं ब्याई अभी तक, जिसने एक भी बार पार्चुरेशन नहीं किया है उसे क्या बोला जाता है, हिपर बोला जाता है। ठीक है, और जैसे वो अडल्ट हो जाती है इसको काऊ बोला जाता है। और ये अडल्ट काऊ जब कितनी एज की हो जाएगी, सॉरी कितनी की हो जाएगी, तो इसके अंदर क्या करवा देते हैं, मैटिंग करवा दी जाती है। तो ये होती है इसकी फर्स्ट मैटिंग एज। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें पीछे की जो भी सी क्लियर है, और कोई कमेंट कोई भी हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास में आपकी हर चीज़ का, हर डाउट को क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।